हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 है। और आज हम इस वीडियो में टैली में जो हमारे 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं इसे पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ में। और बाकी हमने पिछले वीडियो में लेज़र एंड ग्रुप क्या होते हैं इनके बारे में हम समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली लेज़र क्या होता है, लेज़र क्रिएट करना क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। और ग्रुप को भी हमने ब्रीफ में समझ लिया था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर टैली में 28 जो हमारे प्री डिफाइंड ग्रुप हैं ये क्या हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो टैली में हमें 28 जो है वो प्री डिफाइंड ग्रुप मिलते हैं। 28 ग्रुप में जो हमारे 15 ग्रुप होते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, जो हमारे 15 ग्रुप होते हैं ये प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं। और बाकी जो बचे हमारे 13 ग्रुप यानी 13 ग्रुप ये हमारे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप। 13 सेकेंडरी हो गए और 15 हमारे क्या हैं, प्राइमरी ग्रुप हो गए। और टोटल कितने हो गए, 28 ग्रुप। अब ये 28 ग्रुप की हमें ज़रूरत क्यों है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में डिफरेंस क्या है और एग्जैक्टली ये ग्रुप यूज कहाँ पर होते हैं, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टोटल जो है वो 28 ग्रुप हैं, 15 प्राइमरी हैं और 13 सेकेंडरी हैं। और इसमें से भी जो हमारे 15 मेन ग्रुप हैं यानी मेन प्राइमरी ग्रुप है, इनका जो नेचर ऑफ ग्रुप है, नेचर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको हमने स्टार्टिंग में देखिए बताया था कि बिजनेस में जो है वो मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी 4 ही पॉइंट होते हैं। एक हमारा होता है लायबिलिटी, दूसरा होता है असेट्स और तीसरा इनकम और चौथा एक्सपेंसेस। यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस में किसी भी टाइप की एंट्री हो यानी किसी भी टाइप का बिजनेस ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की कोई कंपनी हो या बिजनेस हो, ठीक है, तो वहाँ पर उस बिजनेस में जो भी एंट्री होती हैं यानी जो भी क्वेश्चन होते हैं या जो भी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें या तो वो लायबिलिटी होगा या असेट होगा या इनकम होगा या फिर एक्सपेंसेस होगा। बस 4 ही टाइप की हो सकती हैं। बात समझ में आई? यहाँ पर ध्यान से समझना, या तो बिजनेस में देखिए, बिजनेस में जो लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, यानी कि जो हमें चुकाना है। ठीक है, जैसे हमने किसी से उधार ले लिया या लोन ले लिया, हमने लिया, हम बिजनेस के ऑनर हैं, या फिर हमने ले लिया या बिजनेस ने ले लिया, एक ही बात है अगर हम कहें। यानी बिजनेस ने किसी से उधार लिया या बिजनेस ने लोन ले लिया, ठीक है, बिजनेस रन करने के लिए। तो इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं ये क्या है, लायबिलिटी हैं, क्योंकि ये हमें चुकाना है। और इसी तरह से बिजनेस में जो चीज़ें हैं जैसे कैश हो गया या फिर हमने किसी को उधार दे दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। और या हमारे बिजनेस में जो भी असेट हैं, असेट का मतलब जो हमारा कंप्यूटर हो गया, अगर ऑफिस में कंप्यूटर लगा होगा, फर्नीचर होगा, एसी होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो हमारी असेट हैं। और जो हमारा बैंक में पैसा जमा है वो भी क्या है, असेट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई, असेट। तो या तो लायबिलिटी है या फिर क्या है, असेट है। इसके अलावा बचा इनकम और एक्सपेंसेस। तो बिजनेस में इनकम भी होती है और एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे भी किए जाते हैं, जैसे हमने रेंट दिया, सैलरी दी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया और भी कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये हमारे खर्चे भी होते हैं, इनकम भी होती है। और बचा हुआ जो हमारा है वो क्या है, या तो लायबिलिटी होगा या तो असेट होगा। तो कुल मिलाकर के नेचर ऑफ ग्रुप में जो हमारे यहाँ पर मेनली ग्रुप होते हैं वो 4 ही होते हैं, लायबिलिटी, असेट और इनकम और एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई? लेकिन इन्हीं 4 ग्रुप को यहाँ पर इसको जो है वो 28 तरीके से तोड़ा गया है, जिसमें से 15 जो है ये हमारे क्या है, मेन यानी प्राइमरी ग्रुप हैं। यानी इन चारों ग्रुप को, लायबिलिटी, असेट, इनकम और एक्सपेंसेस, इन चारों को पहले 15 बार तोड़ा गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 टाइम तोड़ा गया। और उसके बाद जो 13 हमारे सेकेंडरी ग्रुप हैं, तो इन प्राइमरी ग्रुप को, जो हमारे 15 प्राइमरी ग्रुप हैं, इनको तोड़ा गया 13 और सेकेंडरी ग्रुप में। अब ये तोड़ा क्यों गया, जरूरत क्यों पड़ी, ये हम समझते हैं। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लेज़र एंड ग्रुप क्या होते हैं, थोड़ा सा समझा चुके थे कि लेज़र क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन से सबसे पहले अकाउंट निकालते हैं। अकाउंट निकालने के बाद उसे डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं। और डेबिट क्रेडिट करने के बाद अगर वही एंट्री हमें टैली में करनी है तो उसका लेज़र बनाना होता है। और लेज़र जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमें अंडर भी बताना होता है। अंडर का मतलब कि वो जो लेज़र है वो किस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ करके ये सब पूरा एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, कुछ अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप सामने देखेंगे ये रेंट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर ये रेंट एक्सपेंसेस है, तो इसमें डेबिट क्या होगा, आपको पता है डेबिट क्या होगा, रेंट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, अगर नगद पेमेंट किया गया है तो। और लेज़र किसका बनेगा, लेज़र बनेगा रेंट का, रेंट एक्सपेंसेस का। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेंट एक्सपेंसेस जब हम लेज़र बनाएंगे तो देखिए हमें पता
पता है कि ये खर्च है, ध्यान से समझना, जो रेंट यानी कि अकाउंट है, रेंट क्या है, एक प्रकार का अकाउंट है जो डेबिट या क्रेडिट में आया है, तो यहाँ पर इसका लेजर बनेगा और हमें पता है कि ये खर्च है, लेकिन टैली को कैसे पता चलेगा, टैली को भी तो बताना पड़ेगा कि ये एक प्रकार का क्या है, खर्च है, एक्सपेंसेस है। तो इसके लिए हम अंडर जो है वो यूज करते हैं, और जो अंडर, यही अंडर जो होता है यही ग्रुप होता है, यही क्या होता है, ग्रुप होता है। और रेंट एक्सपेंसेस को हम किसके अंडर रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में टैली को अच्छी तरीके से पता है कि इसमें जो भी अकाउंट आएगा वो खर्चा माना जाएगा, इसमें क्या आएगा, जो भी अकाउंट आएगा वो क्या होगा, खर्चा माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टैली के हमारे ग्रुप हैं, इसे समझने से पहले हमें थोड़ा सा मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में समझना होगा कि जब टैली या कंप्यूटर नहीं थे तो वहाँ पर किस तरीके से अकाउंटिंग होती थी, ठीक है, यानी किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किया जाता था। तो उस पर एक नज़र डालते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैनुअल अकाउंटिंग में अगर एक कोई नॉर्मल बिजनेस या फिर कंपनी है तो वो अपने अकाउंट मेंटेन करती है। अकाउंट मेंटेन करने का मतलब कि बिजनेस में क्या हो रहा है, कितना माल खरीदा गया, कब खरीदा गया, किससे खरीदा गया, ठीक है, और फिर किसको बेचा गया, उधार बेचा गया या नगद बेचा गया, या एक दिन में कितनी बार माल बेचा गया। मतलब मान लेते हैं कि एक दिन में 50 कस्टमर आए, 50 कस्टमर को हमने माल सेल किया, और कौन सा कस्टमर कौन सा सामान ले गया है ये भी हमें मेंटेन करना है। इसके अलावा मंथली बेसिस पर जो खर्चे होते हैं, यानी कि रेंट दिया, सैलरी दी या बिजली का बिल दिया, तो इस तरह के खर्चे भी नोट करने हैं। इसके अलावा हमारी बिजनेस में जो संपत्ति है उसको भी मेंटेन करना है, जो कैश यानी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखना है। तो कुल मिलाकर के तो इन सब चीज़ों को क्या करना है कि हमें कंप्लीटली इसका हिसाब किताब रखना है, यानी लिखना है, जो भी ट्रांजेक्शन मंथली बेसिस पर हो रहे हैं एक बिजनेस में। तो इसको मेंटेन करने के लिए अगर हम आपसे अभी कहें कि आप मैनुअल अकाउंटिंग करें तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसके लिए हमें कुछ रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लेते हैं बिजनेस थोड़ा मीडियम लेवल का है, तो अगर मीडियम लेवल का बिजनेस है तो हम क्या करेंगे, हम एक रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने क्या किया, एक रजिस्टर बनाया और इस रजिस्टर के मेन पेज पर हमने लिख दिया कि इसमें परचेज की एंट्री की जाएंगी, यानी कि एक सेपरेट रजिस्टर हमने बना दिया कि भाई जब भी हम माल खरीदेंगे वो हम इस परचेज वाले रजिस्टर में लिखेंगे, और जब भी हम माल बेचेंगे कस्टमर को तो उसके लिए एक हमने सेल नाम का रजिस्टर बना लिया। ध्यान से समझना, ये आम बात है, ठीक है, आप समझ भी सकते हैं। तो हमने एक परचेज नाम का रजिस्टर बना लिया, ठीक है, मैनुअली, और एक हमने सेल्स नाम का रजिस्टर बना लिया। इसी तरीके से हम महीने में जितने भी खर्चे करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, उसके लिए हमने एक एक्सपेंस नाम का अलग से रजिस्टर बना लिया, और इसी तरीके से जो भी इनकम होगी उसके लिए हमने अलग से रजिस्टर बना लिया। ध्यान से समझना, एक रजिस्टर हमने बनाया कि हम जिसको उधार माल बेचेंगे, ठीक है, उसके नाम लिखेंगे कि मोहन को उधार दिया, राहुल को दिया, श्याम को दिया, जिसको भी दिया। तो जिसको हम उधार देंगे उसके लिए हमने एक सेपरेट रजिस्टर बना लिया। और जब हम उधार किसी को देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेबिटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेबिटर्स, या फिर बी साइलेंट हो जाता है, सन्ड्री डेटर्स, दोनों पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका नाम क्या रखा, सन्ड्री डेटर्स। बात समझ में आ गई, यानी कि हम उधार माल देंगे तो उसको हम इसमें नोट करेंगे इस रजिस्टर में, और अगर हम उधार माल खरीदेंगे उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसके लिए हमने एक अलग रजिस्टर बना लिया। इसी तरीके से अगर हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी तो किया जाता है कि जैसे हमारे पास पैसा है तो अगर हम उस पैसे की एफडी करवा दें, ठीक है, बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर बिजनेस के पैसे से आप एफडी कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, या किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जो कि हमारी क्या होती है, संपत्ति ही होती है। जाहिर सी बात है कि अगर हमने 50,000 की एफडी करवाई तो वो पैसा क्या है, वो हमारी संपत्ति है, तो उसका भी एक हमने अलग से रजिस्टर बना लिया, मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट इसका नाम रख दिया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने कितने रजिस्टर बनाए रफली, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग 7 रजिस्टर हमने बना लिए हैं। और अब यहाँ पर विशेष दिक्कत नहीं होगी हमको अकाउंटिंग करने में, क्योंकि जब माल खरीदा जाएगा तो हमने परचेज नाम के रजिस्टर में लिख दिया, एक सेल्स नाम का, एक एक्सपेंसेज हो गया, इनकम हो गया, ठीक है, सन्ड्री डेबिटर्स यानी कि जिसको हम उधार माल देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर यानी जिससे हम माल उधार खरीदते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट नाम का रजिस्टर बना लिया। तो इतने रजिस्टर हमने बना लिए, अब आराम से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। और जब भी अगर कोई ये पूछे कि बताओ भाई इस महीने टोटल कितना माल खरीदा गया, तो अगर हम अपने रजिस्टर में डेट के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं तो हम परचेज मतलब उस महीने की परचेज की सारी एंट्री जोड़ लेंगे, बता देंगे कि हाँ इस महीने इतना माल खरीदा गया, या फिर इतना माल सेल किया गया, या फिर इतने एक्सपेंसेस इस महीने हुए। लेकिन टैली में यही चीज़ क्या होती है, टैली में हमें जोड़ना नहीं होता।
जैसे अभी मैनुअल अकाउंटिंग में क्या है कि एंट्रियां तो हमने कर ली, परचेज किया, परचेज वाले रजिस्टर में लिख दिया, सेल किया, सेल वाले रजिस्टर में लिख दिया। लेकिन जब कोई ये पूछेगा बिजनेस का या कंपनी का ऑनर की, बताओ भाई, अकाउंटेंट से पूछेगा कि इस महीने कितनी सेल हुई, तो यहाँ पर मैनुअल अकाउंटिंग में आपको कैलकुलेटर की मदद से या किसी भी तरीके से आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझना, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन टैली में ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। ठीक है, टैली में जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, इसीलिए तो हम टैली का यूज़ करते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हमें रिपोर्ट ना बनानी पड़े, टैली ऑटोमेटिकली जो है वो रिपोर्ट बना सके। देखिए, लिखने का काम तब भी था और अब भी है, यानी कि परचेज नाम के रजिस्टर में या सेल नाम के रजिस्टर में एंट्री हमें लिखनी होती है। ठीक है, जितने महीने के खर्चे करोगे आप वो रजिस्टर में लिखो या फिर टैली में लिखो, लिखना तो पड़ेगा ही। तब भी लिखना था, अब भी लिखना है, लेकिन लिखने की प्रोसेस इजी हो गई क्योंकि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है यहाँ पर। मतलब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से लिखने की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, ईजी हो गई। और जो कैलकुलेशन यानी रिपोर्ट बनाने की प्रोसेस है वो तो बिल्कुल ही ईजी हो गई, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। यही सॉफ्टवेयर का क्या है, बेनिफिट है। हमें रिपोर्ट नहीं बनानी, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी अगर आपने सभी एंट्रियों को सही तरीके से किया है तो। और जबकि मैनुअल अकाउंटिंग में क्या था कि वहाँ पर हमें कैलकुलेशन भी करनी थी, तो लिखना तो मान के चलिए ठीक था, लेकिन जब कैलकुलेशन करने की बात आती थी तो वहाँ पर गलतियाँ भी होती थी और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है मैनुअल अकाउंटिंग में। आप सोच करके देखिए, मान लेते हैं दिन के 50 कस्टमर, तो महीने के कितने हो गए, महीने के आपके 1500 कस्टमर हो गए। और 1500 कस्टमर अगर ऑन एवरेज यहाँ पर सेल्स नाम के रजिस्टर में 1500 कस्टमर यहाँ पर नोट है। ठीक है, और फिर आपसे बताया गया कि टोटल सेल बताओ, तो आपको 1500 बार जो है वो सभी अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। और जोड़ते समय गलतियां भी हो सकती हैं, समय तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा इसी रजिस्टर पर हमने क्या किया, इसी रजिस्टर पर हमने 1 साल की सेल की एंट्री कर दी, मतलब 1 साल की सारी एंट्री सेल्स नाम के रजिस्टर में है। और फिर आपसे बताया गया कि जरा जोड़ के बताओ, तो अगर आपने डेट वाइज मेंटेन किया होगा रिकॉर्ड मंथली तब तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा, कुछ गड़बड़ हुई तो वहाँ पर भी दिक्कत है। या 1 साल का पूरा रिकॉर्ड जोड़ने में आप सोच सकते हैं कितना समय लगेगा, गलतियाँ भी होंगी। तो कुल मिलाकर के ये तो बात हो गई मैनुअल अकाउंटिंग की। हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी ग्रुप एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो रजिस्टर देख पा रहे हैं, जो कि मैनुअल अकाउंटिंग में रजिस्टर ज़रूरत के हिसाब से मतलब घटाए या फिर बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ठीक है, तो वो मान लेते नहीं करता है, या एक आध है तो उसके लिए रजिस्टर उसने नहीं बनाया, या फिर एक ऐसा रजिस्टर बना दिया जिसका नाम रख दिया उसने अदर। यानी कि जो एक आध एंट्रियाँ होती हैं, एक आध एंट्री का मतलब क्या कि जैसे आपको पता है कि जो बिजनेस चलाने के लिए जो हम फर्नीचर, कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ये परचेज करते हैं, तो वो एक बार खरीद लिए और 10 से 12 साल 15 साल आराम से वो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एंट्री सिर्फ एक ही बार तो आई, वो बार बार तो नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, एक अदर नाम का रजिस्टर बना लिया, और ये जो छोटी छोटी एंट्रियां हैं या जो बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, जैसे एफडी हो गया, एफडी कराया या इन्वेस्टमेंट किया, तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं होंगी। जैसे सेल की एंट्री बहुत ज़्यादा होंगी, दिन की 50, महीने की 1500, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ी है कि आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कल फिर कर रहे हो, परसों फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। तो ये जो छोटी छोटी एंट्रियाँ हैं यानी कम से कम आती हैं, उसके लिए ये हमने रजिस्टर अलग से बना लिया, सारी की सारी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। ध्यान से समझना इस बात को, यानी कि उसी रजिस्टर में नोट कर दिया। तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये मैनुअल अकाउंटिंग है, और मैनुअल अकाउंटिंग में रूल्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से उसे तोड़ या मरोड़ सकते हैं, यानी रजिस्टर की संख्या जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन टैली में क्या है कि ये जो रजिस्टर थे यही बन गए ग्रुप। इन्होंने क्या ग्रुप का रूप ले लिया। कैसे, यहाँ पर ये जो परचेज नाम का रजिस्टर है, ठीक है, इसके लिए परचेज नाम का स्पेशली ग्रुप आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स नाम का रजिस्टर है, इसके लिए स्पेशली सेल्स नाम का अकाउंट आ गया। और एक्सपेंसेज के लिए यहाँ पर देखेंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो कुल मिलाकर के एक्सपेंसेज के लिए अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेज के नाम के ग्रुप हैं। ग्रुप को आप ग्रुप मत समझिए, ये समझिए कि ये रजिस्टर हैं। ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से इनकम हो गया, यहाँ पर ये सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और ये जो हमने आपको बताया है जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो आपके ग्रुप हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही हैं। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में रजिस्टर हम ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं, जबकि टैली में ऑलरेडी यहाँ पर जो 15 रजिस्टर हमारे हैं ये मेन प्राइमरी ग्रुप हैं। अब इसमें से जो भी रजिस्टर आप यूज़ करना चाहें करें। जैसे अगर आपका बिजनेस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इन्वेस्टमेंट नाम का ग्रुप आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से
यहाँ पर ब्रांच डिवीज़न जो ग्रुप है, ये ब्रांच डिवीज़न वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी कई सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो वो ब्रांच भी यूज़ करते हैं और हेड ऑफिस भी ब्रांच डिवीज़न ग्रुप का यूज़ करता है। आप नहीं करना चाहते मत कीजिए। तो ये टोटल 15 रजिस्टर हैं। आप इनमें से जिन रजिस्टर को यूज़ करना चाहें करें, ठीक है। तो अब इसको यूज़ हम कैसे करते हैं, तो वही बात कि मान लेते हैं कि हमने क्या दिया, किराया, यानी रेंट एक्सपेंसेस, किराया दे दिया। तो ये जो किराया दिया है ये कौन सा रजिस्टर में लिखना है। हमने जो भी पीछे एग्जाम्पल लिया था, हमारे पास कितने रजिस्टर थे, हमारे पास लगभग 7 रजिस्टर थे। अब इन 7 रजिस्टर में ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसमें खर्चे लिखे जाते हैं, तो मान लेते हैं इस रजिस्टर के मेन पेज पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेज। तो हमें पता चल गया कि जो रेंट है वो क्या है, एक्सपेंसेज है, और इसे कौन से रजिस्टर में लिखना है, एक्सपेंसेज वाले रजिस्टर में लिखना है। सीधी सी बात है। तो इसके लिए हमें जो हमारा लेजर अकाउंट है, लेजर के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का है अकाउंट, और हमें रजिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। जब दोनों के बारे में पता होगा तो हम सही अकाउंट को सही ग्रुप में यानी सही रजिस्टर में लिख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमें लेजर के बारे में पता होना चाहिए और इन सभी ग्रुप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यानी कौन सा ग्रुप किस टाइप के लेजर के लिए सुटेबल है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर हम उस ग्रुप का चयन करते हैं, यानी कि चूज करते हैं। अब ये जो नेचर ऑफ ग्रुप की बात हमने की, तो मेनली यहाँ पर 4 ही चीज़ें होती हैं, लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस। लेकिन लायबिलिटी यानी दायित्व की बात करें तो ये कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो उसके प्रकार के हिसाब से यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप हमें जो है वो दे दिए गए। कैसे, लायबिलिटी की अगर बात करें, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने किसी से उधार लिया, ठीक है, ध्यान देना, हमने क्या है, मोहन से, यहाँ पर हमने नाम नोट किया, मोहन से हमने उधार लिया है। तो मोहन क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, अच्छी बात है। लायबिलिटी तो है ही है, ये सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा, लेकिन लायबिलिटी तो है ही है, दायित्व है, क्योंकि हमने उधार लिया है। इसी तरह से हमारा एक दूसरा दोस्त है राहुल, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा दोस्त है राहुल, और इससे हमने क्या है 5,000 रुपये जो है उधार नहीं लिए, बल्कि उसने हमारे पास जमा किए हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर मोहन से हमने जो है 3,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपये उधार लिए हैं, लेकिन राहुल ने खुद अपने आप से 5,000 रुपये हमारे पास जमा किए हैं किसी भी कारण से। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो मोहन है और जो राहुल है ये दोनों ही लायबिलिटी हैं। क्यों, क्योंकि मोहन से हमने उधार लिया है, तो उधार लिया है तो चुकाना है, यानी कि लायबिलिटी है। और राहुल जो है इसने हमारे पास एडवांस जमा कर दिया है, या फिर दे दिया है, जमा कर दिया, जो भी आप समझे। तो कुल मिलाकर के राहुल भी क्या है, लायबिलिटी ही है, क्योंकि 5,000 रुपये जो उसने हमको दिए हैं वो हमें लौटाना है, यानी कि चुकाना है। तो दोनों ही केसेस में मोहन और राहुल लायबिलिटी हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे तो ये अलग अलग टाइप की हैं। कैसे, क्योंकि मोहन से हमने अपनी मर्जी से उधार लिया है, जबकि राहुल जो है वो अपनी मर्जी से, यानी खुद उसने हमारे पास जमा किया है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर दोनों को, सपोज ध्यान से समझना, अगर दोनों को हम एक लायबिलिटी नाम का मान लेते हैं, रजिस्टर हमने बना रखा है जिसमें हम लायबिलिटी नोट करते हैं, और मोहन और राहुल दोनों का नाम हमने लायबिलिटी नाम के रजिस्टर में ही लिखा और उनका अमाउंट भी लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी तरह से मोहन के जैसे और भी कई सारी एंट्री हैं जहां पर हम माल उधार ले रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें मान लेते हैं हमारे पास पैसा एडवांस जमा कर रहे हैं। तो अगर दोनों टाइप के अकाउंट को, यानी दोनों तरह की लायबिलिटी को अगर एक ही रजिस्टर में नोट करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। कभी अगर आप ये पता करना चाहेंगे कि जरा ये बताओ कि हमने कितने लोगों से उधार लिया है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों को आपने सेम एक ही रजिस्टर में नोट कर रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, इसके लिए हम लायबिलिटी वाले ही रजिस्टर को, मतलब लायबिलिटी रजिस्टर हमारा मान लेते हैं एक ही रहेगा, इसी लायबिलिटी रजिस्टर के 2 पार्ट कर देंगे। लायबिलिटी वाला रजिस्टर सपोज अगर 100 पन्ने का है, तो इसमें से हम 50 पेज कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर के लिए, यानी कि जहां से हम उधार लेते हैं, और बाकी जो 50 पेज हमारे बचे उसमें हम ऐसे लोगों को रखेंगे जो हमारे पास एडवांस पैसा जमा करते हैं। अब बात समझ में आई। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें यह पता चला कि लायबिलिटी हमारा क्या है, ये मेन प्राइमरी है, और इसके हमने ये 2 सेकेंडरी बना लिए, 2 सेकेंडरी रजिस्टर यानी सब रजिस्टर बना लिए। अब जो है अकाउंटिंग करना आसान हो गया और ट्रैक करना भी आसान हो गया। हुआ कि नहीं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लायबिलिटी को जो है वो कई तरीके से और असेट को कई तरीके से तोड़ा गया है, ताकि जो एंट्री हम करते हैं और जो चीज़ें मैनेज करते हैं वो ट्रैकिंग उसकी आसान हो। यहाँ पर इसी तरीके से अगर असेट की बात करें तो असेट में भी देखिए, एक होता है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। जैसे हमारा हो गया कंप्यूटर, फर्नीचर, कोई भी एसी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि ये है तो हमारी संपत्ति, लेकिन ये ऐसी संपत्ति हैं कि एक बार खरीद ली वो बिजनेस को रन करने में मदद कर रही हैं, 2 साल 5 साल 10 साल वो जैसी की तैसी ही रहेंगी, मान लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम किस में डाल दिया, हमने फिक्स्ड असेट्स में, क्योंकि है तो असेट्स। और इसी तरीके से अगर हमने एफडी की, यानी हमने अपना पैसा कहीं जमा कर दिया है, तो वो भी तो असेट्स ही है कि नहीं, असेट्स है, लेकिन वो अलग टाइप की असेट्स है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट नाम का एक सब रजिस्टर बना रखा
है। और इसी तरीके से करंट असेट्स हो गया यानी चालू संपत्ति, जिसमें हमारा कैश आ जाएगा, या हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को पैसा उधार दे दिया। देखिए, जब उधार लेते हैं तो वो लायबिलिटी होती है, और जब उधार देते हैं तो वो असेट्स होती है। लेकिन वो किस प्रकार की होगी? करंट असेट्स, चालू संपत्ति, क्योंकि चालू संपत्ति में हम उसे ही रखते हैं जो हमारी आसानी से नगद में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे हमने किसी को 50,000 रुपये उधार दिया, तो वो जाहिर सी बात है 15-20 दिन में वापस दे देगा, तो उसको हमने करंट असेट्स में डाल दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा एग्जैक्टली कि ये ग्रुप क्या है और हमें ज़रूरत इसकी क्यों है। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ पर नेचर ऑफ ग्रुप आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें टोटल 4 होते हैं, 4 को सबसे पहले यहाँ पर 15 बार तोड़ा गया, यानी कि इसके 15 प्राइमरी ग्रुप बनाए गए, और फिर उन्हीं 15 प्राइमरी ग्रुप को एक बार और इसके 13 सेकेंडरी ग्रुप बनाए गए, यानी कि ये सब रजिस्टर हुए। और ज़रूरत पड़ने पर हम और भी बना सकते हैं। देखिए, जो 28 ग्रुप हैं ये प्री डिफाइन यानी पहले से बने हैं, हम ज़रूरत के हिसाब से और बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, कब ज़रूरत पड़ती है, ये हम पूरा प्रैक्टिकली जब प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तब आपको ये हम बताएंगे। ठीक है, इसमें आप परेशान ना हो, इसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे। फिलहाल अभी ये आपका इतना क्लियर हो गया कि ये प्राइमरी ग्रुप एग्जैक्टली क्या होते हैं, यानी 4 को पहले 15 बनाया गया, फिर उन 15 प्राइमरी ग्रुप के और 13 सेकेंडरी ग्रुप बनाए गए। और यहाँ पर सभी के नहीं बनाए गए, ध्यान देना, सभी 15 प्राइमरी ग्रुप के नहीं बनाए गए, कुछ के ही बनाए गए। जैसे लोन्स लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स, इन 3 के ज़्यादा बनाए गए हैं। आप नोटिस करेंगे क्योंकि जो लोन्स लायबिलिटी है ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। पहली बात तो देखिए, लोन्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों ही क्या हैं? लायबिलिटी हैं। दोनों ही क्या हैं? लायबिलिटी हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी के यहाँ पर लायबिलिटी को मान लेते हैं 2 बार तोड़ा गया, और फिर लोन्स लायबिलिटी में भी लोन भी कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी से लोन लेंगे और उधार लेंगे, दोनों में डिफरेंस है। उधार लेना और लोन लेना अलग बात है। उधार हमने लिया है 15-20 दिन में वापस कर देंगे, लोन हमने लिया है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। जैसे सिक्योर्ड लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अब जो लोन लिया है ये भी अलग अलग टाइप के हो गए ना। अब मान लेते हैं कि हमने लोन लिया और उसको लोन्स लायबिलिटी में रख दिया। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेस होते हैं, उसके उनके कई सारे लोन चलते रहते हैं, जिसमें से कुछ ओडी अकाउंट होते हैं। ओडी का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये एक प्रकार का अकाउंट होता है, लोन के अंतर्गत ही आता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है? सिक्योर्ड लोन। तीसरा अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में हमारा क्या आता है? जैसे हमारा होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, तो ये हमारे क्या है? सिक्योर्ड लोन हो गए। अनसिक्योर्ड लोन में क्या आता है? अनसिक्योर्ड में आपका आता है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, इस टाइप के जो लोन है वो हमारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लोन्स लायबिलिटी को भी और तोड़ा जा सकता है। तो अगर तोड़ा जा सकता है तो उसको हमने तोड़ दिया। यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रुप में यहाँ पर लोन्स लायबिलिटी को फिर से 3 बार तोड़ दिया गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप लोन लेंगे तो वो अगर सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड में डालें, अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड में रखें। ठीक, तो ये चीज़ होती है। कैसे? यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने बिजनेस चलाने के लिए गोल्ड लोन लिया 50,000 का, तो 50,000 का अगर गोल्ड लोन लिया है तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर हमने लोन लिया होगा तो जाहिर सी बात है कि पैसा मिला होगा। तो अगर मान लेते हैं लोन लिया और पैसा नगद मिला तो डेबिट क्या होगा? कैश। अगर नगद मिला है तो डेबिट क्या होगा? कैश। और क्रेडिट में क्या होगा? अब चूंकि हमने लोन लिया है, ठीक है, तो हमारा जो लोन अकाउंट है वही क्रेडिट होगा। ठीक है, लोन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। हम अपने यहाँ इस चीज़ को नोट करेंगे। तो लोन अकाउंट का नंबर क्या होगा? ठीक है, लोन अकाउंट का नंबर होता है। तो अगर आपने गोल्ड लोन लिया तो यहाँ पर आप उसे गोल्ड लोन या फिर आगे गोल्ड लोन का अकाउंट नंबर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट। अब कैश का लेजर मान लेते हैं पहले से बना है, तो लेजर किसका बनेगा? लेजर बनेगा गोल्ड लोन का। और अंडर किसके जाएगा? ये अंडर चला जाएगा किसके? सिक्योर्ड लोन के, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप बनाए गए। इसी तरीके से यहाँ पर करंट असेट्स की बात करें तो असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और करंट असेट्स में भी कई अलग अलग टाइप की संपत्ति होती है। जैसे सन्डी डेबिटर्स का मतलब होता है हमने उधार दिया तो वो हमारी संपत्ति है, तो सन्डी डेबिटर में डालो। डिपॉजिट असेट्स का मतलब जमा किया, अगर हमने पैसा कहीं जमा कर दिया है। देखिए, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है और पैसा जमा करना अलग चीज़। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर एक इन्वेस्टमेंट वाला भी ग्रुप है। ठीक है, आप आराम से बारीकियों से समझे। ठीक है, यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, हम डिटेल में समझा रहे हैं, आप डिटेल में समझिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जो हम एफडी करवाते हैं बैंक में या आरडी करवाते हैं, ठीक है, या एसआईपी कराते हैं, तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन ये जो डिपॉजिट असेट है ये भी एक प्रकार की जमा की हुई संपत्ति है, लेकिन इसका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं जैसे हम अगर कोई बिल्डिंग रेंट से लेने जा रहे हैं तो मकान मालिक के पास हमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। आपको पता होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, या उसे नॉर्मली पगड़ी बोलते हैं। तो वो जो पगड़ी मतलब 50,000, 1 लाख या जो भी होगा वो जो हम देते हैं
वो भी हमारी संपत्ति है। जब हम उस मकान या बिल्डिंग को छोड़ेंगे तो जो पैसा हमारा जमा है वो वापस मिलेगा, ठीक है, जितना जमा उतना मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं डिपॉजिट असेट्स। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका लेजर हम डिपॉजिट असेट्स के अंतर्गत बनाएंगे, तो ये भी हमारी है संपत्ति ही। फिर उसके बाद लोन्स एंड एडवांस। अब ये क्या होता है, तो ये भी होता है, जैसे मान लेते हैं हमने किसी को लोन दे दिया या हमने किसी को एडवांस दे दिया, जैसे किसी अपने यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय को ही हमने सैलरी ही एडवांस दे दी। अगर सैलरी टाइम पर दी तो वो तो एक्सपेंसेज होगा, खर्च होगा, लेकिन अगर एडवांस दे दी तो वो एडवांस जो हमने दी है वो जब तक कि वो मतलब बराबर नहीं हो जाती तब तक वो हमारी संपत्ति ही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? संपत्ति यानी असेट्स। तो उसको हम कहाँ रखेंगे? उसको हम रखेंगे लोन्स एंड एडवांस असेट्स में। अब हमें ये कैसे पता? तो इन सभी ग्रुप को आगे भी नोट्स में ही डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना है, सब समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो ऐसे नहीं बता रहे हैं, वो सब लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी हम आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, रटना ना पड़े, ठीक है। यही हमारा मेन मकसद है। फिर उसके बाद कैश इन हैंड का मतलब यहाँ पर जो कैश हमारा होता है उसका जब लेजर बनता है तो वो कैश इन हैंड में जाता है, ठीक है। कैश इन हैंड जो कि मतलब इनडायरेक्टली वो करंट असेट्स में ही है। स्टॉक इन हैंड का मतलब जो हमारा स्टॉक पड़ा होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जो माल खरीदते और बेचते हैं, बीच में जो हमारा स्टॉक बचता है वो स्टॉक इन हैंड में रहता है। और बैंक अकाउंट का मतलब ये भी हमारी संपत्ति होती है, ठीक है, करंट असेट्स में है। देखिए बैंक अकाउंट। अब आप ये मत सोचना कि जो बैंक है ये तो पर्सनल अकाउंट है। हाँ, पर्सनल अकाउंट है, वो अलग बात है। देखिए, जो हमने ऑलरेडी 3 अलग अलग टाइप के पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पढ़ रखा है, वो जो अकाउंट थे उनका यूज किया जाता है डेबिट और क्रेडिट निकालने के लिए, और उसके बाद आगे उसका कोई विशेष यूज नहीं है। फिर यहाँ पर जो ये बैंक जो है ये करंट असेट्स में गया है, तो ये इसलिए गया क्योंकि जो बैंक अकाउंट है, यानी बैंक में जमा हुआ पैसा है, जो बैंक में जमा किया हुआ पैसा है, वो हमारी क्या है? संपत्ति है। वो क्या है? संपत्ति। और किस प्रकार की संपत्ति है? करंट असेट्स, यानी कि चालू संपत्ति है। चालू इसलिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बैंक में पैसा आना जाना लगा रहता है। स्टॉक जो है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये सारी की सारी चालू संपत्तियाँ क्यों हैं? सन्ड्री डेबिटर्स ये करंट यानी चालू संपत्ति इसलिए है क्योंकि अगर हमने आज किसी को उधार दिया है तो वो 15-20 दिन में, महीने भर में लौटा देगा, हम ऐसा मानते हैं। डिपॉजिट असेट्स ये भी जो है वो क्या है? हमारी चालू संपत्ति है, स्थायी संपत्ति नहीं है। लोन्स एंड एडवांस असेट्स ये वही बात है कि हमने किसी को एडवांस दिया तो वो महीने 2 महीने में बराबर हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। जो कैश है इसका लेन देन बराबर चलता रहता है, कभी आया कभी गया। स्टॉक इन हैंड में भी क्या होता है? माल खरीदा और बेचा, बीच में जो बचा वो स्टॉक है, और ये भी पर डे कम ज़्यादा होता रहता है, और बैंक अकाउंट में जमा हुआ पैसा भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसीलिए इन सभी को हमने करंट असेट्स में डाला, ठीक है। ये इनका प्राइमरी ग्रुप क्या है? करंट असेट्स। और यहाँ पर असेट्स और भी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है। क्या है? असेट्स देखिए ये सारी की सारी हैं। फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंस असेट्स, ये सब क्या है? असेट्स यानी कि संपत्तियाँ ही हैं, जिसमें से करंट असेट्स के ज़्यादा टाइप हैं, इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड असेट्स के ज़्यादा टाइप नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इनके सब रजिस्टर नहीं बनाए गए। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड असेट्स इनके सब रजिस्टर नहीं बने क्योंकि इनकी जो एंट्री है वो ज़्यादा टाइप की नहीं है, जबकि करंट असेट्स की जो है इनके अलग अलग टाइप हैं, इसलिए इनके सेकेंडरी ग्रुप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए गए, और ज़रूरत पड़ने पर हम और भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो पूरी कहानी क्या है? यहाँ पर ये 4 ग्रुप हमारे मेन हैं। 4 को 15 बार तोड़ा गया और 15 को फिर 13 बार तोड़ा गया, और सभी को नहीं तोड़ा गया। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, हमने जैसा कि आपको बताया कि इन 3 ग्रुप के सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल नहीं है, सस्पेंस और ब्रांच डिवीजन के भी नहीं है, सेल्स और परचेज की भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। खास करके कैपिटल अकाउंट, लोन्स लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स, यही 4 ऐसे प्राइमरी ग्रुप हैं जिनके सेकेंडरी ग्रुप हैं, क्योंकि इनको तोड़ना जरूरी था। यानी कि ये 4 ऐसे मेन रजिस्टर हैं जिनके सब रजिस्टर बनाए गए। बाकी जो बचे हुए रजिस्टर हैं ये मेन के मेन ही रहे, क्योंकि इसमें कोई हमें और सब रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप नीचे सेकेंडरी ग्रुप देखेंगे तो ये आप देखिए, यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट, ये हो गया लोन्स लायबिलिटीज़, और ये करंट असेट्स, मतलब ये 4 जो है ये मेन प्राइमरी ग्रुप हैं जिनके सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल हैं, सभी के नहीं हैं। अब नेचर ऑफ ग्रुप की बात करें तो जैसे ये बैंक, ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ये तीनों ही क्या हैं? तीनों ही लोन्स लायबिलिटी हैं। तो अगर लोन्स लायबिलिटी है तो इसका नेचर अगर पता करना चाहें तो क्या होगा? लायबिलिटी ही होगा, क्योंकि लोन्स लायबिलिटी एक प्राइमरी ग्रुप है, और इस प्राइमरी ग्रुप का नेचर देखिए ऊपर बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे लोन्स लायबिलिटीज़ का नेचर क्या है? लायबिलिटी है।
उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर इनकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं और आने वाले वीडियोस में हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट तो देखेंगे ही। वहाँ पर आपको लेज़र, अंडर, ये सब चीज़ें बार बार यूज होती रहेंगी और सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये ग्रुप जो है वो क्या है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों है और अब हमें इन्हें क्यों पढ़ना है। पढ़ना इसीलिए है ताकि जब हम लेज़र बनाएं तो हमें पता हो कि ये लेज़र कौन से अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, यानी इसका किसके अंडर जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ग्रुप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर टैली में जो प्री डिफाइंड ग्रुप है, अगर आपको देखना है तो उसके लिए टैली प्राइम में चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके ग्रुप में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो ग्रुप है वो टैली के, ठीक है, प्री डिफाइन है। इसको हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली बाद में। अभी यहाँ पर एक एक करके हम डेफिनेशन सभी की पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब उसका लेजर बनाया जाता है तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है और पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पूंजी लगाएगा वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत उसका खाता खोला जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर मोहित ने, ठीक है, मोहित जो है बिजनेस का ऑनर है और इसने 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। कितने से? 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, नगद पैसा लगाया है बिजनेस में कैश के रूप में। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा रियलाइज करना है कि बिजनेस में अगर पैसा लगाया गया है तो बिजनेस को पैसा मिल रहा है कि नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर बिजनेस को पैसा मिल रहा है तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा कैश। ठीक है, डेबिट क्या होगा? एक पॉइंट यहाँ पर और क्लियर करते हैं, वो क्या? देखिए, जो बिजनेस का ऑनर होता है और जो हमारा बिजनेस होता है ये दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। जो बिजनेस का ऑनर है ये भी पर्सनल अकाउंट है और जो बिजनेस होता है ये भी पर्सनल अकाउंट होता है। बिजनेस यानी कोई कंपनी, कोई फर्म, ये हमने पढ़ा है। तो ये दोनों ही केसेस में दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पर मोहित जो है ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है यानी कि नेचुरल पर्सन है और जो बिजनेस है ये आर्टिफिशियल पर्सन है यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हम एंट्री जो है वो किस तरीके से करेंगे, ये सोच करके करेंगे कि बिजनेस के पास पैसा आया या मोहित के पास। हालांकि बिजनेस जो है वो मोहित का ही है, लेकिन हमें यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है, हमें बिजनेस के नज़रिए से एंट्री करनी है। ठीक है, हम जब एंट्री करेंगे कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम बिजनेस के हिसाब से एंट्री करेंगे। यानी कि जो बिजनेस का ऑनर मोहित है इसने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए जरूर हैं, लेकिन ये पैसा मिला किसको? आप सोच रहे होंगे मोहित बिजनेस का ऑनर है तो मोहित के पास ही तो पैसा होगा। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सही मायनों में वो पैसा अब मोहित के पास नहीं है। उस मोहित ने क्या किया? 3 लाख रुपए बिजनेस को दे दिए, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है यानी कि एक व्यक्ति ही है। तो यहाँ पर मोहित ने 3 लाख रुपए किसको दिए हैं? बिजनेस को दिए हैं। और बिजनेस को पैसा रिसीव हो रहा है इसलिए उसके पास कैश आ रहा है और आने वाला डेबिट होता है क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। तो डेबिट क्या हो गया? कैश। और क्रेडिट क्या होगा? अब देने वाला कौन है? तो देने वाले हैं मोहित। देने वाले कौन है? मोहित। आप सोच रहे होंगे कि हमने बताया था कि जो मोहित यानी बिजनेस का ऑनर है वो एंट्री में शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल, लेकिन ये भी बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट होता है यानी कि जब बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है तो बिजनेस का ऑनर जो है वो यहाँ पर शामिल किया जाता है अकाउंट्स में। ठीक है, तो मोहित जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब कॉमर्स में क्या होता है? देखिए, कॉमर्स में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कॉमर्स के होंगे, तो कॉमर्स में क्या होता है कि क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट को रखा जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मोहित का लेजर बनाएंगे और अंडर किसके बनाएंगे हम? कैपिटल अकाउंट के। तो एक ही बात होती है। कैसे? यहाँ पर हमने किया डेबिट कैश और क्रेडिट में यहाँ पर हम मोहित लिखें या फिर कैपिटल अकाउंट लिखें या मोहित कैपिटल अकाउंट, इस टाइप से दोनों एक ही में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो जस्ट ये क्या है? नाउन है। यहाँ पर जब हम लेजर बनाएंगे, लेजर बनाया किसका? मोहित का। तो मोहित का जब लेजर यानी खाता खोलेंगे तब यहाँ पर हम अंडर में हमें बताना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, ये कंपलसरी है। तो अंडर क्या बताएंगे? कैपिटल अकाउंट। यानी मोहित का जब खाता खोला जाएगा तो यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम क्रेडिट में मोहित का नाम लिखें या कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे तो लेजर भी कैपिटल अकाउंट का बनाएंगे और अंडर भी कैपिटल अकाउंट के ही जाएगा। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस के ऑनर का नाम क्रेडिट में रखना चाहते हैं कि नहीं। बस यहाँ पर अंडर सही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो डेबिट कैश कैसे हुआ पता चल गया। पैसा देने वाला कौन है? बिजनेस का ऑनर, तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया, देने वाला क्रेडिट होता है। और लेजर और अंडर समझ में आ गया होगा। तो ये कैपिटल अकाउंट इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब आगे से ध्यान रखना, जब भी बिजनेस का ऑनर पूंजी लगाए बिजनेस में, उसका अगर खाता खोलना हो तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत खोला जाएगा। फटाफट लोन्स लायबिलिटी की बात करते हैं। लोन्स लायबिलिटी, जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन्स लायबिलिटी में रखते हैं, सीधी सी बात है। अब इसकी
इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो जस्ट मान लेते हैं कि बिजनेस ने क्या किया है, लोन लिया है। तो बिजनेस अगर लोन लिया है तो मान लेते हैं गोल्ड लोन लिया, क्या लिया, गोल्ड लोन। और गोल्ड लोन लिया है, अगर पैसा मान लेते हैं नगद मिला तो डेबिट में क्या होगा, कैश, क्योंकि भाई बिजनेस ने लोन लिया है और उसे कैश जो है वो मिल गया। हालांकि कैश नॉर्मली मिलता नहीं है, बल्कि आप लोन वगैरह कराएंगे तो ज़्यादातर केसेस में आपका जो पैसा है, ज़्यादातर केसेस में क्या, पैसा बैंक में ही आएगा। हम मान लेते हैं कैश में आया, तो डेबिट में हमने क्या कर दिया, कैश, और क्रेडिट में हम क्या करेंगे, पैसा दे कौन रहा है, तो कुल मिला के तो हम लोन ले रहे हैं ना, तो देने वाला कौन है, बैंक है, लेकिन लोन अकाउंट होगा वो। तो क्रेडिट में क्या होगा, लोन अकाउंट। अच्छा, अब लोन कौन सा है, गोल्ड लोन ले रहे हैं, गोल्ड लोन ऐसे उसका क्रेडिट में कर दिया। और गोल्ड लोन का जो अकाउंट नंबर होता है वो अकाउंट नंबर मिलता है बाकायदा जब आप लोन लेंगे, तो मान लेते हैं 100 करके अकाउंट नंबर है, नोट कर दिया, ये हो गया क्रेडिट, क्योंकि ये मतलब यहीं से हमें पैसा मिल रहा है, ये देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जब हम गोल्ड लोन का लेजर बनाएंगे तो अंडर किसके जाएगा, क्या वो लोन्स लायबिलिटी में जाएगा, जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा हमने बताया था कि लोन्स लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप ऊपर बढ़ेंगे तो देखिए ये लोन्स लायबिलिटी है, और यहाँ पर ये देखिए लोन्स लायबिलिटी और लोन्स लायबिलिटी के यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि लोन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोन लेंगे तो सीधा यहाँ पर हम गोल्ड लोन को लोन्स लायबिलिटी में ना रख करके हम इसको किस में रखेंगे, इसे हम रखेंगे सिक्योर्ड लोन में, क्योंकि गोल्ड लोन क्या है, एक सिक्योर्ड लोन है। तो लेजर बना किसका, गोल्ड लोन का, और अंडर किसके गया, सिक्योर्ड लोन के। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम लोन्स लायबिलिटी में रख दें तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन गलत तब होगा कि जब हमने पर्सनल लोन ले लिया और बिजनेस लोन ले लिया, तो वो भी एंट्रियां अगर हम लोन्स लायबिलिटी में रखेंगे तो सभी प्रकार के लोन एक ही जगह यानी एक ही रजिस्टर में ऐसे समझ लो नोट कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हमें कभी ट्रैक करना होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्योंकि अब चूंकि ये लोन्स वाली एंट्रियां मान के चलिए बहुत ज़्यादा नहीं होती तो इतनी भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लोन्स लायबिलिटी का एक मेन रजिस्टर है और उस मेन रजिस्टर को हमने ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब उसके 3 सब पार्ट अवेलेबल हैं, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन, एक बैंक ओवरड्राफ्ट यानी ओडी अकाउंट। और अगर हमने सिक्योर्ड लोन लिया और उसे हमने सिक्योर्ड लोन वाले रजिस्टर में ना लिख करके हमने उसके रजिस्टर ही नहीं बनाए, हमने सीधा मेन रजिस्टर में लिख दिया और सभी प्रकार की एंट्री एक ही रजिस्टर में कर रहे हैं, तो फिर कन्फ्यूजन होगी। गलत नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, हाँ, गलत तब होगा जब आप इस गोल्ड लोन को मान लेते हैं फिक्स्ड असेट में डाल दें, मतलब लेजर बनाएं और अंडर फिक्स्ड असेट के कर दें, या फिर सीधा कैपिटल अकाउंट में कर दें। तो अगर ऐसी गलती करेंगे तब तो गलत होगा। लेकिन अगर सब रजिस्टर यानी सेकेंडरी ग्रुप के बजाय उसका प्राइमरी ग्रुप सीधा यूज कर लेते हैं तो रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा आपको गलती देखने को नहीं मिलेंगी, अमाउंट वगैरह सब सही होगा, ट्रैकिंग गलत हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोन्स लायबिलिटी समझ में आ गया होगा। अगला ग्रुप है यहाँ पर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या होता है, चालू दायित्व। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटी के भी हमने आपको सेकेंडरी ग्रुप पढ़ाए थे, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे। करंट लायबिलिटी में हमें क्या क्या मिलता है, करंट लायबिलिटी में ड्यूटीज एंड टैक्स, प्रोविजन, सन्डी क्रेडिटर। तो प्रोविजन को अभी आप भूल जाइए, इसको हम बाद में समझ लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, इस प्रोविजन पर बेस्ड एंट्रियाँ भी हैं कई सारी। तो ड्यूटीज एंड टैक्स यानी कि जितने भी हमारे टैक्स होंगे, जीएसटी है, टीडीएस है, उनके लेजर जब बनाएंगे तो वो ड्यूटीज एंड टैक्स में बनाए जाएंगे। और सन्डी क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब हम किसी से उधार लेते हैं वो सन्डी क्रेडिटर में जाएगा, तो उसके लिए हम सन्डी क्रेडिटर यूज करेंगे। ठीक है, अगर उधार ले रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर यूज करेंगे, करंट लायबिलिटी सीधा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज हमारा प्राइमरी ग्रुप है, डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करेंगे। कुछ सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो देखिए करंट असेट्स के अंतर्गत लोन्स एंड एडवांस असेट्स ये वाला ग्रुप है। यानी कि अगर हमने अपना पैसा किसी को एडवांस दिया है तो उसके लिए लोन्स लायबिलिटी नाम का एक ग्रुप अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी ने हमको एडवांस दिया, ध्यान से समझना, अगर हमने उधार लिया है तब तो सन्डी क्रेडिटर है, लेकिन अगर किसी ने हमको एडवांस दिया तो वो हमारी लायबिलिटी है कि नहीं, बिल्कुल है। यानी कि मोहित है और मोहित ने हमारे पास 5,000 रुपये जमा कर दिए, तो ये जो 5,000 रुपये मोहित के हमारे पास हैं ये हमारी लायबिलिटी है। और इस लायबिलिटी के लिए करंट लायबिलिटी में कोई ऐसा ग्रुप जो है वो नहीं है जिसके हम अंडर रख सकें इसे। तो हम क्या करेंगे, इस मोहित को सीधा करंट लायबिलिटी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मोहित से हमने उधार लिया होता तब हम इसे सीधा करंट लायबिलिटी में ना रख करके बल्कि सन्डी क्रेडिटर में रखते। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऐसे हम तोड़ या मरोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करंट लायबिलिटी क्लियर हो गया। फिक्स्ड असेट्स में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए,
क्योंकि फिक्स्ड असेट्स में क्या होता है कि कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर और इस टाइप की जितनी भी असेट्स होती हैं, अगर उन्हें हम परचेज कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, हमारे पास बिजनेस में अवेलेबल हैं, तो उनका जब हम खाता खोलेंगे यानी लेजर बनाएंगे तो अंडर फिक्स्ड असेट्स के कर देंगे। बस इतनी सी कहानी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अगर हमारा डेबिट क्रेडिट होगा तो किस तरीके से होगा? तो मान लेते हैं कि हमने एफडी करवाई, तो अगर एफडी करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? डेबिट में, ठीक है, यहाँ पर डेबिट में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफडी अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारी एफडी जो है ये एक प्रकार की क्या है? संपत्ति यानी रियल अकाउंट है, और इसके पास पैसा जा रहा है, यानी कि हम एफडी करवा रहे हैं तो हमारा पैसा एफडी में जमा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के पाने वाला कौन है? एफडी है, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट में एफडी ही होगा। तो डेबिट में क्या हो गया? एफडी अकाउंट, और एफडी अकाउंट का जो भी नंबर होगा। और क्रेडिट में क्या होगा? कैश या फिर बैंक, ठीक है। मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर नगद पैसा दे रहे हैं तो क्रेडिट में मान लेते हैं कैश हो गया, तो क्रेडिट में कैश हो गया। लेजर किसका बनेगा? एफडी अकाउंट का, और अंडर किसके जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये जो जितने भी आप देख रहे हैं, अगर ये लेजर बनेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करें 6 नंबर की, तो यहाँ पर हमारा है करंट असेट्स, और करंट असेट्स को हम अच्छे से समझ चुके हैं। करंट असेट्स में हमारा क्या आता है? जमा की हुई संपत्ति, सन्ड्री डेबिटर्स, यानी कि जिसको हम उधार माल देते हैं, वो हमारे करंट असेट्स में आते हैं। और इनके करंट असेट्स के सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल हैं कई सारे, तो उनका यूज़ हम करते हैं। फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स की बात करें तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये जो ग्रुप है इसमें एक्सपेंसेस भी यूज किया गया और असेट्स भी यूज किया गया है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब ये क्या है? तो देखिए, एक्सपेंसेस यानी खर्च, असेट्स यानी कि संपत्ति। तो ये कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कि संपत्ति की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, जो नॉर्मली खर्च के होते हैं, जैसे रेंट दिया, सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो ये सभी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। लेकिन ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में हम नहीं रख सकते। जैसे अगर हमने कंपनी खोली है और कंपनी खोलने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, उसमें कुछ स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है, लीगल फीस भी लगती है, कंपनी का लोगो बनवा रहे हैं उसमें भी खर्च आया, कुछ कॉपीराइट्स लिए और ट्रेडमार्क अपना करवाया, तो ये अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट जब हम करते हैं, बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं। तो ये होते बेसिकली क्या हैं? खर्चे ही हैं, लीगल फीस और कंपनी लोगो वगैरह बनवाया। लेकिन ये ऐसे खर्चे हैं जो असेट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, क्या होता है कि जो हमारी रेंट है, मान लेते हैं हमने किराया दिया, तो ये हमने एक महीने हमने उस बिल्डिंग को, उस मकान को यूज किया, और यूज करने के बाद मकान मालिक को 1 महीने का किराया दे दिया, तो ये तो सीधा खर्च हो गया, मतलब खर्च ही हो गया, इसके बदले अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर ये जो लीगल फीस है या स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो खर्च तो हमने ज़रूर किए हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से खर्च नहीं हुए हैं कि अब हमारे पास है ही नहीं। अगर मान लेते हैं कि हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया और कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में 20,000 रुपये खर्च हुए, तो वो 20,000 रुपये खर्च ज़रूर हुए हैं, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास 5 या 10 सालों के लिए हो गया। तो अगर ये हो गया, इसका मतलब उस खर्चे के बदले हमारे पास कुछ ना कुछ है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम कंप्यूटर खरीदा हमने, तो कंप्यूटर अगर खरीदा है 10,000 का, तो वो क्या खर्च माना जाता? नहीं। कंप्यूटर अगर हमने खरीदा तो वो किस में जाता है? फिक्स्ड असेट्स में। किस में? फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि वो हमारी संपत्ति होती है। लेकिन आप सोचेंगे तो पैसा तो यहाँ पर भी खर्च हुआ। अगर कंप्यूटर हमने 10,000 का खरीदा है तो एक फिक्स्ड असेट्स आई है, लेकिन 10,000 रुपये कैश तो चला ही गया, तो अगर क्या हम इसको भी खर्चा मानेंगे? नहीं। तो चूंकि कंप्यूटर यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये फिक्स्ड असेट्स है, तो इसलिए फिक्स्ड असेट्स में चला गया। लेकिन यहाँ पर ये जो लीगल फीस है और स्टैम्प ड्यूटी है, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं कि फिजिकली इसके मतलब यहाँ पर जो खर्चा हुआ है इसमें फिजिकली हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, फिजिकली हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ें हैं वर्चुअली हमारे पास मौजूद हैं, तो इसलिए ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में भी आते हैं और असेट्स में भी। लेकिन ओवरऑल इनका जो नेचर है, नेचर इनका जो है वो क्या होगा? असेट्स होगा। नेचर इसका क्या होगा? असेट्स होगा, ठीक है। क्योंकि लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटी जो भी हमने पे किया है बिजनेस के स्टार्टिंग में, रजिस्ट्रेशन वगैरह में जो भी खर्च आया है, वो हमारी असेट है। और ये इसके लिए स्पेशली इसीलिए अलग से ग्रुप बनाया गया ताकि इस टाइप के जितने भी खर्चे हैं उसे आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स में रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से रिकॉर्ड चेक कर सकें। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है कि कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आ जाती है। तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जहाँ पर हमें नहीं पता होता कि ये क्या होने वाला है या क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, मान लेते हैं कि
हमारी जो अकाउंट बुक है, अकाउंट बुक यानी कि टैली में हम जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसके हिसाब से टैली की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कैश होना चाहिए, बिजनेस के पास कैश होना चाहिए 10,000 का। ध्यान से समझना, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो कैश यहाँ पर कितना लिखा है, 10,000 रुपये। बिजनेस की अकाउंट बुक में कितना कैश लिखा है, 10,000। तो इस हिसाब से अगर उसमें लिखा है कि 10,000 बिजनेस में कैश होना चाहिए, तो हमारे पास अगर सही मायने में 10,000 रुपये हमारे पास फिजिकली रखा हुआ है, फिजिकली अगर हमारे पास 10,000 रुपये रखा है, इसका मतलब एंट्री सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो हमारा अकाउंट लिखा है अकाउंट बुक में वो भी 10,000 है और हमारे पास भी 10,000 रुपये ही हैं, हमने जब काउंट किए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं है, मतलब हर जरूरी नहीं कि हर बार हो, कभी कभार गलतियाँ भी होती हैं। कैसे कि यहाँ पर अकाउंट बुक में 10,000 रुपये लिखा है और हमने जब अपनी काउंटिंग की, जो हमारे पास फिजिकली कैश रखा है उसमें 9,000 रुपये ही निकले, यानी 1,000 रुपये का अंतर आ गया। 1,000 रुपये क्या है, यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। बात समझ आई? तो 1,000 रुपये कम पड़ने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर हमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि 1,000 रुपये क्यों कम हुए। हो सकता है चोरी हो गए हों, हो सकता है कहीं गिर गए हों, या ऐसा कोई सामान खरीद लिया हो जो अभी हमें याद ना आ रहा हो, या हो सकता है कि हमने उधार चुका दिया हो, कुछ भी हो सकता है ना। कहने का मतलब है जो 1,000 रुपये कम है, ये 1,000 रुपये जो कैश है ये किसी भी रूप में कहीं भी हो सकता है। तो जब तक हमें ये याद नहीं आता या पता नहीं चलता, तब तक इस 1,000 रुपये को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। इसकी एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 1,000 रुपये का अंतर आया, तो कैश पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि 9,000 रुपये, अब इसको मेंटेन ही क्यों करना, समझ लेते हैं। हमारे अकाउंट बुक में कितना लिखा है, 10,000 रुपये, और हमारे पास फिजिकली कैश कितना अवेलेबल है, फिजिकली कैश हमारे पास 9,000 है। तो अब देखिए 1,000 रुपये इसमें फिजिकली हम बढ़ा तो सकते नहीं, क्योंकि हम अपने जेब से पैसा थोड़ी इसमें 9,000 का 10,000 करेंगे, नहीं। जब तक 1,000 नहीं याद आता तब तक हम अकाउंट बुक में भी क्या कर देंगे, 10,000 की बजाय 9,000 रुपये कर देंगे। क्या कर देंगे, 9,000। तो 9,000 करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एंट्री करनी होगी। कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट में यहाँ पर हम कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। डेबिट में क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अब हमें पता तो है नहीं। तो लेजर का नाम क्या रखेंगे, लेजर का नाम रख देते हैं यहाँ पर, सपोज कैश सस्पेंस, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हमने रख दिया कैश सस्पेंस, यानी कैश भूल गए, तो कैश सस्पेंस नाम को डेबिट में कर दिया, या इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्रेडिट में क्या कर दिया, कैश। क्रेडिट में क्या कर दिया हमने, कैश। क्रेडिट में कैश कर दिया। अब चूंकि डेबिट में ये जो 10,000 रुपये दिखा रहा था, ये डेबिट में कैश ऑलरेडी था 10,000, और जब हमने कैश को 1,000 रुपये से क्रेडिट किया तो ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जाएगा, 9,000 बचेगा। और ये जो डेबिट में कैश सस्पेंस हुआ है, इसका जब लेजर बनेगा तो ये अंडर चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट के, ठीक। और जब याद आ जाए, मान लेते हैं बाद में याद आ गया कि अच्छा नहीं, ये 1,000 रुपये हमने मोहित को दे दिया था, क्योंकि उसे हमें देना था, हमने दे दिया, बाद में याद आया। तो याद आने पर हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, याद आने पर हम यहाँ पर इसी का ठीक अपोजिट कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट में कर देंगे मोहित को, क्योंकि अब हमने याद आ गया ना कि मोहित को पैसा दिया था, तो मोहित को कर दिया 1,000 रुपये से डेबिट। और क्रेडिट में क्या करेंगे, अब क्रेडिट में यहाँ पर हम कैश नहीं करेंगे, ध्यान देना, क्रेडिट में कैश नहीं करेंगे, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने 1,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया था जब उसे हमने सस्पेंस में डाला था। तो क्रेडिट में यहाँ पर हम कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को, और इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे हैं पैसा। यहाँ पर भी हमने एडजस्ट किया था, यहाँ पर भी हमने एडजस्ट किया। तो अब यहाँ पर क्रेडिट में हमने कर दिया सस्पेंस अकाउंट को। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट में था और यहाँ सेम क्रेडिट हुआ, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, और बचा यहाँ पर क्या, बचा यहाँ पर डेबिट का मोहित और यहाँ पर क्रेडिट का कैश। तो यहाँ पर ये डेबिट में क्या हो गया, मोहित, और क्रेडिट में क्या हो गया, कैश। ये बिल्कुल वही एंट्री बन गई जब हम मोहित को पैसा देते हैं। तो ये पूरा घुमा फिरा करके हमने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे जब हम रिपोर्ट्स तैयार करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरीके से डेबिट या क्रेडिट की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। ये हम आगे मैन्युअली समझेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। और सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइमरी ग्रुप में यहाँ पर बताया गया है कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ गया, ये रहा। सस्पेंस अकाउंट का नेचर लायबिलिटी बताया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का नेचर तो टैली में लायबिलिटी बताया गया है, लेकिन इसका सही मायने में इसका नेचर क्या होता है, अननोन होता है। अननोन का मतलब पता नहीं। क्यों, क्योंकि अभी जो हमने एग्जांपल आपको बताया था, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट जो था ये हमारी बन चुका था लायबिलिटी, ठीक है। क्या बन गया था, लायबिलिटी, क्योंकि हमारे पास पैसा कम पड़ गया था। मतलब सही मायने में 9,000 था, जबकि अकाउंट बुक में 10,000 था, तो ये लायबिलिटी बन गया था। लेकिन क्या होगा कि जब इसका अपोजिट होगा, यानी कि हमारे अकाउंट बुक में 10,000 रुपये है, अकाउंट में क्या है 10,000, जबकि हमने कैश गिना तो हमें मिला 11,000। कितना मिला, 11,000 रुपये हमारे पास है।
तो इस सिचुएशन में जो 1000 रुपये हमारा बढ़ा है, इसकी एंट्री हम अपोजिट करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो एक केस में अगर ये क्या है लायबिलिटी, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा असेट्स। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट जो है इसका जो नेचर है वो अननोन माना जाता है, लेकिन टैली में चूंकि अननोन कह नहीं सकते तो इसलिए वो लायबिलिटी में इसको रखा गया है, ठीक है। और इसी तरीके से ब्रांच डिवीजन क्या है, ये भी लायबिलिटी है, ठीक है। ब्रांच डिवीजन जो ग्रुप होता है ये बेसिकली यूज करते हैं जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, और मल्टीपल ब्रांचेस में होता ये है कि सपोज यहाँ पर आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं, एक सेकेंड। ये रहा ब्रांच डिवीजन, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी ए है और इसकी 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। 3 ब्रांचेस में यहाँ पर ये एफ नाम की ब्रांच है, ये जी नाम की है और ये के नाम की है। तो एफ जी के, ठीक है, ये 3 इसकी ब्रांचेस हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एफ यहाँ पर कस्टमर ने जो है, ध्यान से समझना, कस्टमर ने सामान एफ ब्रांच से खरीदा और पेमेंट जी ब्रांच को कर दिया, या फिर सामान के ब्रांच से खरीदा और पेमेंट सीधा ए ब्रांच यानी हेड ऑफिस को कर दिया। ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। या यहाँ पर जो एंट्रियाँ होती हैं एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। तो इस सिचुएशन में उस पैसे को हम यहाँ पर ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत या उस एंट्री को ब्रांच डिवीजन में मैनेज करते हैं, ठीक है। उसका जब भी खाता खोलेंगे वो ब्रांच डिवीजन में होगा। नॉर्मली जो हमने आपको ये सिनेरियो दिया है जिसमें यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं इसकी, तो इन सिचुएशन में सभी की अकाउंटिंग अलग अलग ही होती है। मतलब ए जो हेड ऑफिस हमारा है इसकी अकाउंटिंग अलग होगी, इसकी अकाउंटिंग अपना अलग अलग ही होती है। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है, और ये जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो एफ वाली शॉप है और ये जो के है और ये जी है, ठीक है। तो ये 3 शॉप हैं और कस्टमर मान लेते हैं एफ वाली शॉप पर आया और फिर उसने डिमांड की कि भाई हमें जो है एक कंप्यूटर चाहिए। क्या चाहिए? कंप्यूटर। अब एफ वाली ब्रांच के पास कंप्यूटर नहीं है, तो उसने क्या किया कि के वाली ब्रांच से कंप्यूटर मंगा लिया। और जो ये कस्टमर है इसने पेमेंट एफ वाले को कर दिया और कंप्यूटर उसने यहाँ से उठा लिया। तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसको हम ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत मैनेज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ब्रांच डिवीजन ये हो गया। फिर उसके बाद बात करें सेल्स अकाउंट की। देखिए, ब्रांच डिवीजन को हम आगे समझ लेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक, क्योंकि नॉर्मली इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, इसीलिए इसकी एंट्री भी जो है वो आपको प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसे हम अलग से समझ लेंगे, अगर आप समझना चाहेंगे तो हम आगे बता देंगे। फिर बात करें सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट की, तो देखिए जो सेल्स अकाउंट है इसका जो नेचर होता है ये इनकम का होता है। क्या होता है? इनकम का। और जो परचेज का नेचर होता है वो होता है एक्सपेंसेज का, ठीक। तो ये नेचर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक्सपेंसेज, और ये क्या है? इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने सामान खरीदा तो वो एक्सपेंस क्यों? तो एक्सपेंस हम इस तरीके से मान सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने परचेज को अगर एक्सपेंस मान लिया तो सेल को हम इनकम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम परचेज को एक्सपेंसेज मानते हैं तो सेल को क्या मान लेंगे? इनकम, नो प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से सेल्स अकाउंट हमारा क्या होता है? इसका नेचर इनकम होता है। जब भी हम गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उसका खाता जो है वो सेल्स अकाउंट में बनाते हैं। और ये सेल्स और परचेज जो है ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कई बार यूज होगा, तो इसको हम वहाँ पर और अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि इसका जो नेचर है वो एक्सपेंसेज और इनकम जैसा क्यों है। फिर बात करें डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये यहाँ पर हमारे 2 मेन बचे हैं इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनको भी फटाफट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पर ये आप 4 ग्रुप देखेंगे तो इसमें ये इनकम है और ये दोनों क्या है? एक्सपेंसेस हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम दोनों इनकम ही हैं और ये दोनों एक्सपेंसेस ही हैं। लेकिन यहाँ पर इनकम भी अलग अलग टाइप की होती हैं और एक्सपेंसेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए दोनों को और थोड़ा सा अलग अलग ग्रुप में तोड़ दिया गया। तो डायरेक्ट इनकम क्या होती है? सभी प्रकार की प्रत्यक्ष आय जो मुख्य व्यापार से आती हैं वो डायरेक्ट इनकम होती है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आपकी कपड़ों की दुकान है, तो कपड़ों की दुकान में जो हमारी मुख्य इनकम होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है कपड़े बेच करके। यानी हमने 100 रुपये का कपड़ा खरीदा और उसे 120 रुपये का बेच दिया, तो यहाँ पर हमारी 20 रुपये जो है वो क्या है? इनकम है, ठीक है। तो ये जो इनकम हमारी होगी वो डायरेक्ट इनकम होगी। वो क्या होगी? वो हमारी डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आती है। लेकिन इसके अलावा भी इनकम होती है। कैसे? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो इसमें जस्ट हमें मान लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम में हमें कहीं कमीशन मिल गया, ठीक है, कमीशन मिल गया, ध्यान से समझना, या डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो ये इस तरह की जो छोटी मोटी इनकम होती हैं जो साइड बिजनेस से आती हैं या इधर उधर से आती हैं और उसकी एंट्री भी हम अपने मेन बिजनेस में ही मेंटेन कर रहे हैं, तो उस इनकम को हम इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर ये डिस्काउंट और कमीशन का कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब वहाँ पर नहीं होता। जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो सर्विस दे रहा है, जैसे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर क्या है कि वो मरीज को देखता है और बदले में फीस लेता है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर की साइड इनकम जो है वो हो सकती है, देखिए कैसे, उसकी मेन इनकम कहाँ से आएगी? फीस से।
लेकिन उसकी साइड इनकम कहाँ से आएगी? उसने मान लेते हैं कस्टमर को कहीं सजेस्ट किया कि आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट जांच करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें या जो भी है, ठीक है, तो वहाँ से भी उसे कमीशन मिल सकता है या किसी मेडिकल शॉप से कमीशन मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में उस डॉक्टर को अगर ये मेंटेन रखना है कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से कैसे हो रही है, तो वो जो उसकी फीस है वो डायरेक्ट इनकम में रखेगा और जो इधर उधर की फीस है यानी कि कमीशन या ऐसा करके तो वो इनडायरेक्ट इनकम में रखेगा, ताकि उसे पता चले कि हाँ इनकम जो है वो कितनी हुई और किस किस टाइप की हुई। बाकी अगर चाहे, ध्यान से समझना, चाहे तो वो सभी प्रकार की इनकम को डायरेक्ट में या सभी प्रकार की इनकम को इनडायरेक्ट में रखे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे रिपोर्ट पर फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ये वही बात हो गई कि जस्ट यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एक इनकम नाम का रजिस्टर बना रखा है मेन, और इनकम नाम के मेन रजिस्टर को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक हमारा डायरेक्ट इनकम और एक हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो जो भी इनकम हो रही है अगर सही से लिख रहे हैं तब तो ठीक है, ट्रैकिंग करना आसान होगा, लेकिन अगर सही से नहीं लिख रहे हैं तब भी ओवरऑल ये मानी इनकम ही जाएगी, बाहर ये दोनों को जोड़ा ही जाता है, डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब जुड़ जाती हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट में रखें या इनडायरेक्ट में रखें। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इस केस में भी यही होता है कि जो हमारे रेगुलर बेसिस पर खर्चे होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं वे खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डिस्काउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत ही आते हैं एक बिजनेस में। और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, जैसे जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते। पहचानेंगे कैसे? इसी तरीके से देखिए, जो रेगुलर बेसिस पे यानी कि पर डे हो सकते हैं या मंथली हो सकते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट में रख लेते हैं, और जो पर डे या मंथली नहीं होते तो वो हम रख लेते हैं डायरेक्ट में। ऐसा बना सकते हैं अपने हिसाब से कैटेगरी। जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि महीने में 10 बार हो और हो सकता है महीने में 1 बार भी ना हो, लेकिन जो रेंट और सैलरी है ये हमें पता है कि हर महीने खर्चा होना ही होना है, और वो भी 1 बार होना है। तो ये आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसी तरीके से खर्चों में भी अलग अलग कैटेगरी बन जाती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना माल मैन्युफैक्चर करती है तो उसमें ये फिक्स नहीं होता कि कितना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्च होगा। वो डिपेंड करता है कि आप क्या माल बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं और कब कब बना रहे हैं। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है। जो खर्चे बिल्कुल फिक्स होते हैं वो हम इनडायरेक्ट में रख लेते हैं, बाकी बचे हुए डायरेक्ट में रख लेते हैं। और इस केस में भी वही बात है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ये मान के चलिए कि इन दोनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग की जब बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंतर आ जाता है, ठीक है। और बाकी हो सकता है कि आप किसी दूसरे टीचर से या कहीं इंस्टीट्यूट से या किसी दूसरे चैनल से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इनकी डेफिनेशन में थोड़ा बहुत अंतर लगे। तो डेफिनेशन में अंतर क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा तोड़ या मरोड़ सकते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो या समझाने का जो तरीका है वो सबका थोड़ा सा अलग हो सकता है। बाकी हमने जैसा कि बताया कि कोई भी खर्चा हो आप इनडायरेक्ट में रखो, डायरेक्ट में रखो। अब जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी खर्चे को चाहे डायरेक्ट में रखो या इनडायरेक्ट में रखो, रिपोर्ट पर 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई ये भी बता सकता है, कोई दूसरी चीज़ भी बता सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपके जो 15 प्राइमरी ग्रुप हैं ये आपके क्लियर हुए। अब फटाफट यहाँ पर हम सेकेंडरी ग्रुप को भी समझ लेते हैं, क्योंकि अब सेकेंडरी ग्रुप को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ताकि हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो थोड़ा और पेशेंस बनाए रखिए। यहाँ पर बात करें सेकेंडरी ग्रुप में, सबसे पहला ग्रुप हमारा है 16 नंबर का रिजर्व एंड सरप्लस। तो लाभ से बनाए जाने वाले जो कोष होते हैं उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं। ये क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जरूरी नहीं कि सभी कंपनियां इसका यूज करें, ठीक है। ये होता बेसिकली इस तरीके से है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने 1 साल व्यापार यानी बिजनेस किया और 1 साल बाद आपकी इनकम हुई 5 लाख, ठीक है, प्रॉफिट। फाइनली जो प्रॉफिट निकला, मतलब प्रॉफिट अलग होता है, इनकम अलग होता है। इनकम जो होती है उससे एक्सपेंसेस को माइनस करके जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट है 5 लाख का हुआ, अब उस 5 लाख के प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं? एक बिजनेस का ऑनर जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, या तो उस पैसे से वो बिजनेस में पूंजी और लगा करके बिजनेस और अपना बढ़ा ले, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट कर दे, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा, मतलब SIP कर दे, शेयर खरीद ले। तीसरा क्या हो सकता है
कि वो उस पैसे को अपने पर्सनल यूज में खर्च कर ले, मतलब वो बिजनेस से पैसा उतना निकाल ले पर्सनल यूज के लिए। मतलब कई केसेस हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बिजनेस का ऑनर ये कुछ नहीं करना चाहता, ना ही वो उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, ना ही वो उस पैसे को अपने बिजनेस में अभी इन्वेस्ट करना चाहता है, और ना ही वो पर्सनल यूज के लिए खर्च करना चाहता है, तो इस सिचुएशन में उस पैसे को हम प्रॉफिट में वहीं पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका नेचर जो है वो नॉमिनल है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसे कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो तब तक जब तक कि हम ये डिसाइड नहीं करते कि उस पैसे को हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं, तब तक उस प्रॉफिट जो हमारा हुआ है, यानी लाभ से जो हमारा कोष बना है, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में रख सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहाँ रख सकते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। और अगर हमें क्लियर कट पता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसे बिजनेस की पूंजी बढ़ानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या पर्सनल यूज के लिए निकाल लो। लेकिन जब नहीं पता है, आप क्लियर नहीं है, तब तक उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया होगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ये ओडी अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का लोन्स लायबिलिटी ही है। क्या है? लोन्स लायबिलिटी। तो जब भी हम बैंक से कोई ऐसा अकाउंट ओपन करते हैं जहां पर हमें एक क्रेडिट लिमिट मिलती है, लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे हमें आज पैसों की ज़रूरत है, तो हमने फटाक से 5 लाख रुपए अपने ओडी अकाउंट से निकाल लिए, और 10 दिन बाद हमारे पास पैसा आ गया तो हमने वापस डाल दिया। तो इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये एक प्रकार का अकाउंट होता है। जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, तो हम क्या करते हैं कि सेविंग या करंट अकाउंट में बैंक से जो है एक लिमिट बनवा लेते हैं अपना बिजनेस दिखा करके, कि देखिए भाई, हमारा ये बिजनेस है और हमें आए दिन बिजनेस में पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे हमें कभी माल खरीदना हुआ और हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से कुछ दिनों के लिए, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या जैसे भी होता है, अपना कुछ दिनों के लिए पैसा निकाल लिया और यूज करने के बाद वापस जमा कर दिया। जितने दिन उन्होंने पैसा निकाला, मान लेते हैं 15 दिन के लिए पैसा यूज किया है, तो 15 दिन का ही इंटरेस्ट लगता है, बाकी नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट लिमिट या बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज़ करते होंगे शायद कई लोग, तो क्रेडिट कार्ड जैसा ही लगभग होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप नॉर्मली डायरेक्ट कैश नहीं निकाल सकते। मतलब हालांकि कई तरीके हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो ओडी अकाउंट में हमें मतलब लिमिट मिलती है और जो फैसिलिटी है वो क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर के हैं सब लोन ही। ठीक है, सिक्योर्ड लोन की बात करें तो इसमें हमारा होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, जहाँ पर मतलब हमारा कुछ गिरवी रखा है, ठीक है, बैंक के पास या किसी के पास, वो सिक्योर्ड लोन हो गया। और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट लिमिट, ये सब अनसिक्योर्ड लोन हो गए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लेजर बनाएंगे, तो इसी हिसाब से हम अंडर डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स की बात करें, आपको पता चल ही गया होगा कि जीएसटी, टीडीएस या वेट या किसी भी प्रकार का अगर टैक्स है, तो अगर वो आ रहा है तो उसका जो लेजर बनाएंगे वो ड्यूटीज एंड टैक्स में होगा। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल तो हम आगे समझने ही वाले हैं। प्रोविजन को जैसा कि हमने बताया, इसे हम जब प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे तब इस ग्रुप को देख लेंगे, तब इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तभी वहां पर आपको समझा देंगे। ठीक है, फिर बात करें सन्ड्री क्रेडिटर की। समझ में आ गया होगा कि बिजनेस में जब हम किसी से गुड्स यानी माल उधार खरीदते हैं या किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं, तो उसका अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत रहता है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है विविध लेनदार। ठीक है, विविध लेनदार, क्योंकि ये हमसे पैसा लेने वाला होता है। और सन्ड्री डेबिटर्स का मतलब होता है विविध देनदार, क्योंकि ये पैसा हमें देने वाला होता है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया सन्ड्री डेबिटर्स। अब यहाँ पर हमने पिछली सीरीज में इसको डेबिटर्स बोला था, तो कई स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि डेबिटर्स नहीं होता है, डेटर्स होता है। सही बात है, बी इसमें साइलेंट होता है, डेटर्स पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा इधर उधर हो जाता है। फिर यहाँ पर बात करें डिपॉजिट असेट्स की। डिपॉजिट असेट्स में क्या होता है कि इसमें जो हम पैसा सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं वो डिपॉजिट असेट्स में रखते हैं। ये हमने आपको बताया था अभी पहले एग्जांपल के साथ। लोन्स एंड एडवांस असेट्स, तो जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उस अकाउंट को लोन्स एंड एडवांस में रखते हैं। एडवांस जैसे हमने किसी को, मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय को 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, तो 3 महीने की सैलरी अगर एडवांस दी है तो उसे लोन्स एंड एडवांस में ही रखेंगे जब तक वो एम्प्लॉय का 3 महीना पूरा नहीं हो जाता। और अगर टाइम पर सैलरी दी है तो वो तो एक्सपेंसेज होगा, दोनों में डिफरेंस है। कैश इन हैंड में क्या होता है कि सभी प्रकार के कैश जो होते हैं वो कैश इन हैंड में आते हैं। स्टॉक में स्टॉक हो गया। और बैंक अकाउंट में क्या होता है कि सभी प्रकार की जो बैंक होती हैं, आपका खाता चाहे HDFC बैंक में हो, चाहे SBI में हो, ICICI में हो, IDFC में, किसी भी बैंक में हो, वो उसका लेजर जब बनाएंगे तो वो अंडर बैंक अकाउंट के ही जाएगा। तो ये टोटल यहाँ पर 28 ग्रुप हमारे कंप्लीट हुए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उस ग्रुप को फिर से देख लेंगे। और बाकी यहाँ पर बात करें तो हम अगली वीडियो में फटाफट जो है वाउचर पढ़ने के बाद, ठीक है, प्री डिफाइन जो वाउचर है इन्हें समझने के बाद, और फिर यहाँ पर सीधा हम आप देखेंगे ये एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जहाँ पर डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर और वाउचर सारी चीज़ें निकालना देखेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा रिपोर्ट जनरेट करना देखेंगे कि मैन्युअली रिपोर्ट कैसे बनाते हैं।
और फिर उसके बाद हम सीधा पहुंचेंगे टैली सॉफ्टवेयर पर, जहां पर हम प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी है, ऐसा नहीं है थ्योरी स्टार्टिंग में इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि अकाउंटिंग क्या है ये सब पहले हम पूरा समझ तो लें, तभी तो सॉफ्टवेयर पर पहुंचेंगे। नहीं तो सॉफ्टवेयर पर, टैली सॉफ्टवेयर पर अभी पहुँच कर हम करेंगे ही क्या? अभी तो हमें लेज़र क्या होता है, अंडर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है पता ही नहीं है। तो जब ये सब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तभी तो हम सॉफ्टवेयर पर कुछ कर पाएंगे। तो यही चीज़ है, तो पहले हम ये क्लियर करने के बाद प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।